अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जो कि उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी किया। और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किए जा रहे प्रयासों का जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ विंटर टूरिज्म के लिए एक खास आइडिया भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तरकाशी के मुखवा और हर्षिल पहुंचे और उनके इस दौरे का पूरा फोकस पर्यटन के विकास पर रहा। आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं, लोगों से जुड़ाव का उनका ये खास अंदाज होता है। वहां की बोली भाषा में संबोधन। उत्तराखंड का प्यारा प्यारा भाई बहनों, उत्तराखंड के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी जिले के अंतिम सीमावर्ती गांव मुखवा और हर्षिल पहुंचे। उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखा, पारंपरिक नृत्य रासों दांती के साथ ग्रामीणों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, जिससे वो अभिभूत नजर आए। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उत्तरकाशी के मुखवा और हर्षिल पहुंचे हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री मां गंगा के इस शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा तक नहीं गया था। मुखवा गांव मां गंगा का मायका कहलाता है। ये मां गंगा के सर्दियों के प्रवास की जगह है। करीब 6 महीने तक मां गंगा यहीं प्रवास करती है। गर्मी में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर मां गंगा वहां प्रवास करती है। मुखवा में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूरे भक्ति भाव से मां गंगा की आरती भी की। मां गंगा के प्रति अपने श्रद्धा भावों को पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा में बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती का दीदार करने के साथ ही लोगों का अभिवादन भी किया। मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन के बाद हर्षिल पहुंचकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी। इसके बाद जादूंगा और पीडीए के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी दिखाई। मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। गंगा मैया की, गंगा मैया की। अपने संबोधन में उन्होंने मां गंगा के प्रति अपनी आस्था की चर्चा करने के साथ साथ उत्तराखंड में हर मौसम में यानी 365 दिन पर्यटन के चालू रखने पर जोर दिया। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो,
कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा। अपनी इस रैली में पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक और पर्यटन का आइडिया दिया है, जिससे यहाँ विंटर यानी कि सर्दी के समय भी स्थानीय लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर मिल पाएगा। मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के एजेंडे में गंगोत्री नेशनल पार्क में 2 ट्रैक रूट जादूंगा, जनकताल और नीला पानी ट्रैक का उद्घाटन भी था, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। दोनों ट्रैक 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद हो गए थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत से लेकर अंत तक भी पीएम मोदी ने मां गंगा के जयकारों के साथ किया, जो कि उनका मां गंगा के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। दरअसल पीएम मोदी का ये उत्तराखंड दौरा टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल के तहत ही हुआ, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे आने का आग्रह किया था। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात होली की कर लेते हैं, जिसकी तैयारी देश भर में चल रही है। जयपुर में होली के लिए गुलाल गोटा तैयार हो रहा है। आखिर ये गुलाल गोटा होता क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार किस तरह के रंग गुलाल बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कौन सी होली खेलने की तैयारी हो रही है, विस्तार से सब कुछ जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आ रहा होली का त्योहार, होगी गुलाल की बौछार। रंगों के इस पर्व के लिए देश भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। गुलाबी नगरी में भी जमकर गुलाल उड़ाने की तैयारी है, जिसके लिए खास तौर से ये गुलाल गोटे तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग
खास तौर से होली के लिए ये शाही गुलाल गोटे तैयार करने में जुटे हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग कलर्स ऑफ जॉय, ये तो सभी ने सुना है, पर जब फेस्टिवल ही रंगों का हो तो खुशी दो गुनी हो जाती है। तो बात कर रहे हैं हम होली की ही। होली आने वाली है और जिसकी तैयारियां अभी जयपुर शहर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। अभी हम हैं मनिहारों के रास्ते पे, जहां पे अवॉर्डी आवाज मोहम्मद जी गुलाल गोटे बना रहे हैं और उनके साथ में उनके बेटे परवेज मोहम्मद जी भी हैं जो गुलाल गोटे बना रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, लाख से ये बनाए जा रहे हैं। ये लाख के गुलाल गोटे हैं। ये हमारे 7 जनरेशन से ये काम चला आ रहा है। वैसे तो लाख का काम महाभारत काल से लक्षागृह के टाइम से है, ये उस वक्त से लाख का काम चल रहा है। लेकिन ये लाख के जो गुलाल गोटे हैं ये हमारे जो है रॉयल फैमिली जो है वहाँ पे, और सबसे पहले हमारे 6 महीने पहले तैयार होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं वृंदावन में। ये जो आप फूंक मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या चीज है? ये जो है फुकनी, ये पाइप है साइकिल का ब्रेक, उसके अंदर हमने लाख की फुकनी बनाई हुई है और उसके अंदर ये 6 ग्राम 7 ग्राम लाख लेते हैं और उसको गर्म करके पहले पानी के अंदर कढ़ाई में गर्म करके उसको मुलायम कर देते हैं और फिर उसके अंदर ये पर्ल जो है ना गोल्डन मिर्गान वो डाल देते हैं। सब अलग अलग रंगों के ये जो गुलाल गोटे हैं वो बना रहे हैं, पर आपके यहाँ पे सिर्फ सुनहरे रंग के हैं, गोल्डन कलर के ये गुलाल गोटे हैं, ऐसा क्यों? हमारा जो है एक ही कलर है और उसके ऊपर जो कलर की टिकली लगी हुई है वो गुलाल का कलर है। ये हमारा ट्रेडिशनल है और इसलिए हमारी जो स्पेशल जो है हमारी जो शुरू से चला आ रही है। वैसे तो हमने सब रंग के भी बनाते हैं लेकिन उसमें हल्का भारी कलर दिखता है। तो ये जो हमारे जो गुलाल के हैं गोल्डन कलर है, ये महंगा है। हमारी महंगी गुलाल है, महंगी लाख है और महंगी मिर्गाल है। इस वजह से हमारी जो क्वालिटी है मैं उसको मेंटेन कर रखी है। गुलाल गोटा से होली खेलने का रिवाज राजा महाराजाओं के समय से ही चला आ रहा है। जयपुर में तैयार होने वाले इस गुलाल गोटा की डिमांड देश से लेकर विदेश तक में है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किस तरीके से लाख से आप ये गोटे बनाते हैं? ये लाख के गुलाल गोटे बहुत ही नाजुक होते हैं और ये 3-4 ग्राम के होते हैं और इसमें गुलाल भर के 12-13 ग्राम की हो जाती है पूरा। और इसको फूकनी की सहायता से चिपका कर इसको लाख में ऐसे चिपका के और फुलाया जाता है मुंह से। और फिर फुलाने के बाद में इसको मुंह साफ करते हैं, फिर गुलाल भरते हैं इसमें और फिर टिकली लगाते हैं कागज की, फिर फेंक के मारते हैं उसको। इस गुलाल गोटे को तैयार करने में महिलाएं भी अपना हाथ बटाती हैं। वो गुलाल गोटे में रंग भरकर उसे पैक करने में मदद करती हैं। एक पैकेट में 6 गुलाल गोटे पैक किए जाते हैं जिसकी कीमत 240 रुपए होती है। एक डब्बे में 6 गुलाल गोटे मैं देख रही हूँ। तो किस तरीके से आप इनकी पैकिंग करें, कितना कितना गुलाल भरते हैं इसमें? ये एक्चुअली गोल्डन कलर के बनाते हैं और हम इसमें डिफरेंट कलर की गुलाल भरते हैं। एक कलर में एक बॉक्स में 6 कलर की गुलाल भरी जाती है और अलग अलग कलर के स्टिकर लगाते हैं जिससे पता चलता है कि इसमें इस कलर की गुलाल है भरी हुई। रेड कलर की अगर गुलाल है तो उस पर रेड कलर का स्टिकर लगाया जाता है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर का लगाते हैं। ऐसे हम गुलाल हाथ से भर के और फिर इसको लियाई की उससे स्टिकर चिपकाते हैं। सेफ पैकेजिंग हो रही है? सेफ पैकेजिंग नहीं, इनके साथ होली खेलना भी बहुत ज्यादा सेफ है क्योंकि जैसा आवाज मोहम्मद जी ने हमें बताया कि इको फ्रेंडली कलर्स हैं तो पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पक्के रंग स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल हो जाएगा कि आप ये गुलाल गोटे अपने हाथ में ले रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं, इतने हल्के हैं कि चोट किसी को नहीं लगेगी, बिल्कुल वजन नहीं है और एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी हो जाएगा। देसी विदेशी पर्यटक सब इस गुलाल गोटे को पसंद करते हैं और जयपुर से गुलाल गोटा खरीद कर ले जाते हैं। चाचा का दुकान देखिए, चाचा का बहुत पुराना दुकान है, मोदी जी के फोटो भी लगे हुए संग में। तो हम लोगों ने सोचा कि और मार्केट में रेट भी इनका सबसे सही लगा हमें, तो हम यहाँ से ये गुलाल गोटा लेके जा रहे हैं। इस चीज के बारे में मैंने नेट पे देखा और ये जो चीज है पुराने राजा महाराजा खेलते रहे यहाँ पे जयपुर में, और तभी हमें देख करके इस चीज को बहुत अच्छा लगा कि कलकत्ता के लिए बहुत नई है, मेरे लिए तो बहुत नई है। तो मैं यही सोचता हूँ बहुत नई चीज है और हम इसी चीज को वहाँ पे कलकत्ता में लेके जा रहे हूँ दिखाने के लिए।
चले बात आस्था के सेतु की कर लेते हैं, यानी कि रोपवे की, जिससे बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ और हेमकुंड साहिब दोनों ही जगह बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। दुर्गम इलाकों में मौजूद आस्था के इन बड़े केंद्रों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक कारणों से इन इलाकों में सड़क या फिर रेल लाइन का जाल नहीं बिछा जा सकता। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ी इलाकों में रोपवे को यातायात का नया साधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कई घंटों की लंबी यात्रा बेहद सुरक्षित तरीके से मिनटों में पूरी की जा सके। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल केदारनाथ या सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आस्था के इन मार्गों पर आने वाली दुश्वारियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे हर साल यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्री खड़ी और मुश्किल चढ़ाई से बच सकेंगे। चारधाम यात्रा में सबसे मुश्किल सफर तो केदारनाथ धाम का ही माना गया है। इस धार्मिक यात्रा में सबसे ज्यादा चुनौती पैदल मार्ग में ही आती है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 16 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्ग है। बाबा केदार के धाम तक पहुंचने के लिए जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पैदल इस दूरी को तय कर सकते हैं। इस ट्रैक में आमतौर पर 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है। ज्यादातर यात्री तो सुबह ही यात्रा शुरू करते हैं, ताकि वो दिन के समय केदारनाथ पहुंच सके और बाबा केदार के दर्शन कर पाएं। दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर बाबा केदार तक पहुंचने वालों की राह अब आसान होने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूर किए गए 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स में से एक उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए है, जो 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट होगा। मतलब मौजूदा समय में 8 से 9 घंटे लगने वाली यात्रा रोपवे तैयार होने के बाद केवल 30 मिनट में पूरी हो जाएगी, जिस पर करीब 4100 करोड़ की लागत आएगी। और सबसे एडवांस तकनीक 3S पर आधारित इस रोपवे की वजह से गंडोला में एक दिन में 18,000 यात्री सफर कर पाएंगे। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट को 4 साल में तैयार किया जाएगा। इसकी लागत 4090 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। इसे ट्राई केबल डिटेक्टेबल गोंडोला यानी TGD के माध्यम से बनाया जाएगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 3 रोप्स के सहारे से केबल कार को ऊपर की तरफ पुश करती है। हायर ऑल्टीट्यूड्स में कोई प्रोजेक्ट बनता है या रोपवे प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें ये टेक्नोलॉजी काफी सुरक्षित मानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से केबल कार के माध्यम से 18,000 लोग एक दिन में सफर कर सकेंगे। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए सिर्फ पैदल मार्ग है, जो किसी तपस्या से कम नहीं है। हालांकि बेहद कठिन चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और जज्बा देखने लायक होता है। उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारियों के बीच भी सिख श्रद्धालु हर हाल में अपने आराध्य यानी गुरु के दर्शन करते हैं। इस दौरान कभी कभार हल्के बादल, बारिश, बर्फबारी और -डिग्री तापमान से भी सामना होता है। आस्था के मार्ग पर प्रकृति की तरफ से मिलने वाली इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए हेमकुंड साहिब जाने के लिए गोविंद घाट से रोपवे का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 12.4 किलोमीटर होगी। वैसे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चढ़ना या चलना पड़ता है, जो सबसे मुश्किल भरा होता है और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है। दोनों रोपवे की वजह से इन पवित्र स्थलों तक तीर्थयात्रियों की पहुंच जहां आसान अब होगी, वहीं उत्तराखंड के पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर
हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ी राज्यों में रोपवे को वैकल्पिक परिवहन के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में यातायात को आसान बनाना है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।